हेलो नमस्कार। अभी अपना टॉपिक चल रहा है साक्षात्कार वाला। साक्षात्कार में आज अपन अंतिम टॉपिक पढ़ रहे हैं। साक्षात्कार का टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपने संवाद सेतु में 2 अध्याय और बचेंगे, उनको अपन बाद में देखेंगे। कल से अपन किताब शुरू करते हैं। तो अपनी पुस्तक का नाम है सृजन। पहले सृजन ही पढ़ेंगे, उसका 60% सिलेबस होने के बाद में अपन इसको देखेंगे। देखिए, इसे लॉकडाउन की वजह से जो पाठ्यक्रम कम होगा उसमें आगे के जो पाठ हैं वही कम होंगे। तो शुरू वाले अपन पढ़ने समाज सेतु का सिलेबस है, आज इस पाठ के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। कल से अपन किताब पढ़ेंगे। तो जिस बच्चे के पास किताब नहीं है वो किताब ले लें। एक किताब का नाम है सृजना या सृजन, दोनों रूप में आती है, और एक का नाम है पीयूष प्रवाह है। तो पहले अपन सृजना के पद्य भाग को पढ़ लेंगे। तो आज अपन पढ़ लेते हैं साक्षात्कार का कुछ भाग बचा हुआ है, और वो है साक्षात्कार का इतिहास। साक्षात्कार का इतिहास। हाँ बेटा, देखिए, साक्षात्कार यानी संवाद। साक्षात्कार का इतिहास बहुत पुराना है। यह बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह आदिकाल से साक्षात्कार का इतिहास बहुत पुराना है। साक्षात्कार का इतिहास बहुत पुराना है। यह आदिकाल से चला आ रहा है। आदि का मतलब होता है ना प्रारंभिक काल। आदिकाल से चला आ रहा है। साक्षात्कार का इतिहास बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है। इसका जो संवाद है यह रामायण, महाभारत या वेदों में भी दिखाई पड़ता है। जैसे नचिकेता यम संवाद, जैसे नचिकेता यम संवाद, मरणासन रावण से लक्ष्मण का संवाद, मरणासन रावण से लक्ष्मण का संवाद, मरणासन रावण से लक्ष्मण का संवाद। इसके बाद में देखें भीष्म युधिष्ठिर संवाद। भीष्म युधिष्ठिर संवाद यानी युधिष्ठिर और भीष्म के बीच जो महाभारत के बीच को लेकर के एक जो धर्म का पक्ष ले रहा था, एक न्याय का पक्ष ले रहा था, सत्य का पक्ष ले रहा था, उसको लेकर के जो संवाद हुआ था उसका भीष्म युधिष्ठिर संवाद। भीष्म युधिष्ठिर संवाद। इसके बाद कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जिसको अपन कृष्ण अर्जुन संवाद बोल सकते हैं। जिसको क्या बोल सकते हैं? कृष्ण अर्जुन संवाद। इसके बाद गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद। ये उदाहरण हैं, ये बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे इतिहास में। गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद, ये बहुत से उदाहरण हैं। अपन इसको इत्यादि लिख सकते हैं। बहुत चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो बेटा, ये कोई नया नहीं है, नया टॉपिक नहीं है। ये बहुत प्राचीन काल से चला। हाँ, इसका तरीका बदल गया है, इसकी रूपरेखा बदल गई है, इसकी शैली बदल गई है। आज इसी को अपन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पढ़ रहे हैं। इसको एक रिपोर्टर और एक संवाददाता जो आपस में वार्तालाप करते हैं किसी अधिकारी वगैरह से, तो ये चीजें अपन पढ़ते ही आ रहे हैं। तो ये तो हुई इस
के इतिहास की बात है। उसके बाद में देखते हैं अपन साक्षात्कारता के गुण, यानी एक जो साक्षात्कारकर्ता होता है वह कैसा स्वभाव वाला होना चाहिए कि साक्षात्कार दाता से किस प्रकार वह बात करे। आपने जो इतिहास पढ़ा, इसके बाद अपन बिंदु लिखते हैं साक्षात्कारकर्ता के गुण। साक्षात्कारकर्ता के गुण एक तो होता है बेटा, एक तो होता है कर्ता। देखो, एक तो होता है कर्ता, एक होता है दाता। साक्षात्कार में दो पक्ष होते हैं, साक्षात्कार लेने वाला, साक्षात्कार लेने वाला और ये देने वाला। ये दोनों चीजें हो गई भाई। जैसे अपन बेटा संवाद कर रहे हैं आपस में, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उत्तर दे रहे हैं, जो प्रश्नोत्तरी है वही क्या है? साक्षात्कार है। जो प्रश्नोत्तरी है अपन कक्षा में करते हैं किसी विषय वस्तु को लेकर के डिस्कस अपना जो चलता है, वाद जो चलता है वो क्या है? तो आप उत्तर देने वाले हो, मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें एक पक्ष होता है कर्ता का, एक होता है दाता। तो जो एक कर्ता होता है यह किस प्रकार के स्वभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए? तो देखिए बेटा, साक्षात्कारकर्ता में सबसे बड़ा होता है कि वह विनम्र स्वभाव, कैसा होना चाहिए? विनम्र स्वभाव वाला होना चाहिए। विनम्र स्वभाव, पहली बात। क्यों? क्योंकि देखिए, जो उत्तर देने वाला होता है वह किसी भी पर्सन पर अपना, भाई उसको ज्ञात है तो अलग हिसाब से देगा, उसको ज्ञात नहीं है तो अलग हिसाब से। तो यानी कि उसको शांत स्वभाव रखना चाहिए, विनम्र स्वभाव होना चाहिए, साक्षात्कार दाता की भावनाओं को समझना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा कठोर भी हो जाए और साक्षात्कार जो देने वाला है, जो उत्तर देने वाला है, उस पर क्रोध प्रकट कर, ऐसा नहीं। जो भी उसको आता है वो अपन सुने, जो बोल रहा है वो सुने। तो सहन शक्ति यानी विनम्र स्वभाव होना चाहिए। दूसरा है लेखन शक्ति। लेखन शक्ति देखिए बेटा, जो साक्षात्कार होता है उसमें जो प्रश्नोत्तरी होता है, उसमें जो संवाद होता है, तो दाता को कह सकते हैं शीघ्र लिपिक होना चाहिए, आशुलिक। यानी उत्तर कई बार क्या होता है बेटा, जो ये साक्षात्कार होता है, यह जो प्रश्नोत्तरी होती है, यह जो संवाद होता है, यह कई बार इतिहास के रूप में काम में लिया जाता है। तो साक्षात्कारकर्ता को शीघ्र लिपिक होना चाहिए, यानी कि उत्तर देने वाले की बात को तुरंत लिखने वाला। रिपोर्टर होता है, आप देखते हैं बेटा, रिपोर्टर होता है, वह लोगों के बीच में चला जाता है, प्रश्नोत्तरी करता है। तो प्रश्नोत्तरी में क्या करता है वह, देखो आप उसको देखना कभी टेलीविजन वगैरह में देखने मिले, वह बहुत तेजी के साथ में पॉइंट लिख लेता है, पता नहीं चलने देता, बहुत तेजी के साथ में पॉइंट लिख देता है। तो शीघ्र लिपिक होना चाहिए, यानी लेखन शक्ति उसकी मजबूत होनी चाहिए, शब्दों को सही रूप देने वाला होना चाहिए। दूसरा जिज्ञासु, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जिज्ञासा, हर बात को जानने की इच्छा रखे, ऐसा पर्सन करे कि दाता के द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं उन्हीं में से प्रश्न निकाले, ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा रखे, उत्तरदाता से ज्यादा जानने की इच्छा वह रखे। तो वह बहुत ही जिज्ञासु भी होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बात सामने आ सके। अब है वाक्पटुता। वाक्पटुता देखिए बेटा, बोलने की कला, बात करने की शैली, बात करने का ढंग, उसकी बात ऐसी होनी चाहिए, यानी कि बोलने में वह माहिर, बोलने में तेज तर्रार हो, विनम्रता हो,
और एक बात में से ही दूसरी बात निकाल लेने वाला हो, एक उत्तर में से ही दूसरा प्रश्न निकल जाए, ऐसा प्रश्न, ऐसी वाक्पटुता होनी चाहिए कि दाता को वह अपने ऊपर आश्रित कर ले। और दूसरा है भाषा पर अधिकार। देखिए बेटा, जो साक्षात्कार करता होता है उसे कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हो सकता है आज वह उत्तरी भारत के किसी व्यक्ति से साक्षात्कार कर रहा है, उसको हिंदी आती है, कल बेटा वह चला जाएगा साउथ में, दक्षिण में, तो वहां हिंदी का कम बोलबाला है, तो वहां या तो अंग्रेजी या फिर उनकी क्षेत्रीय भाषा जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, तो ऐसी भाषा, यानी लगभग ये होता है कि साक्षात्कार जो करता होता है उसको हर एक भाषा, यानी बहुत सी भाषाएं, अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी कई भाषाओं में उसको दक्ष होना चाहिए, कई भाषाओं में उसको अधिकार होना चाहिए। अगला है तटस्थता, यानी अपनी बात पर मजबूत रहे, अपनी बात पर अड़े रहने वाला। ऐसा करें ऐसा ही हो। साक्षात्कारदाता तो कुछ भी कह देगा, बात से पलट जाएगा, लेकिन साक्षात्कारकर्ता को अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, न तो ज्यादा विनम्र होना चाहिए और न ही ज्यादा अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। अपनी बात पर तटस्थ होना चाहिए, अपनी बात पर पक्का होना चाहिए। बात निकालने की कला, बात निकालने की कला, यानी एक ही बात से, एक ही प्रश्न से, एक ही उत्तर से कई बातें सामने लेने वाला, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। कई बार देखते हैं अपन, एक प्रश्न आया और उस प्रश्न का उत्तर अपने पास आ गया और उस उत्तर में से फिर प्रश्न आ गया, फिर उस उत्तर में से प्रश्न आ गया, तो यानी कि वाक्पटु के साथ साथ में उसको क्या होना चाहिए, बात निकालने की कला होनी चाहिए उसको। दूसरा है पात्र को सुनने की शक्ति, यानी श्रवण शक्ति। देखिए बेटा, ऐसा नहीं भाई, देखिए दाता को तो हर बात का नॉलेज है या नहीं, जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो वह गलत उत्तर भी दे देगा। बेटा आप हर प्रश्न का उत्तर जरूरी थोड़ी है सही दो, तो हो सकता है भाई आप गलत भी उत्तर दो तो मैं सुनूं उसको और मैं आपको उसके लिए गाइड करूं, उसके लिए आपको मार्गदर्शित करूं। तो यानी कि सुनने की भी उसमें धैर्यता होनी चाहिए। उसके बाद है मनोविज्ञान। देखिए बेटा, जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करता है वह सामने वाले को पढ़ लेता है कि यह कैसे स्वभाव का व्यक्ति है और उस व्यक्ति को पढ़ करके उसकी भावनाओं के अनुसार वह अपना कार्य करता है। तो थोड़ा सा हर व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को परखने वाला भी होना चाहिए। अब परिस्थिति के अनुसार बात करने की कला, परिस्थिति के अनुसार बात करने की कला, कि जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को उसमें ढाला जाए। परिस्थिति के अनुसार बात देखो बेटा, जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पर अपन चल रहे हैं और वहां थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है, वहां थोड़ी बहस हो जाती है, वाद विवाद की स्थिति हो जाती है, तो कर्ता को क्या करना चाहिए, थोड़ा विनम्र हो जाना चाहिए। जैसा वातावरण हो वैसी ही हमें बात करनी चाहिए। दूसरा है व्यवहार कुशलता। देखिए बेटा, यह एक
मनोवैज्ञानिक दृष्टि का बहुत बड़ा बिंदु है व्यवहार कुशलता, यानी हर व्यक्ति को व्यावहारिक होना चाहिए। आज का मनोविज्ञान भी जो है वो व्यावहारिक मनोविज्ञान है। व्यावहारिक मनोविज्ञान व्यक्ति को पढ़ने की, व्यक्ति को समझने की दृष्टि पर जोर देता है। तो एक साक्षात्कारकर्ता को व्यावहारिक होना चाहिए, उसे व्यवहार कुशल होना चाहिए, उसे पूरी तरह से सामने वाले के व्यवहार को पढ़ना चाहिए। तो ये बेटा एक साक्षात्कारकर्ता के गुण होते हैं। वह कैसा होना चाहिए? विनम्र स्वभाव वाला होना चाहिए, उसकी लेखन शक्ति मजबूत होनी चाहिए, वह जिज्ञासु हो यानी कि हर बात को जानने की इच्छा रखने वाला हो, वाक्पटु हो यानी बोलने में दक्ष हो, उसे कई भाषाओं की जानकारी हो, वह अपने फैसले पर अडिग हो, हर बात को बदलने की शक्ति हो, उसमें श्रवण शक्ति हो, वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि वाला हो, परिस्थिति के अनुसार अपनी बात कहने की हिम्मत रखने वाला हो और व्यावहारिक है। तो बेटा देखिए, आज ये एक कह सकते हैं कि एक जो साक्षात्कार करता है उसके लिए बहुत चीजें। अब देखिए बेटा, एक होता है प्रिंट मीडिया और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बेटा प्रिंट मीडिया का जो रिपोर्टर होता है, प्रिंट मीडिया का जो रिपोर्टर होता है उसके कुछ अलग बातें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलग होती हैं। प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू करने वाले व्यक्ति को तीव्र यानी बहुत तेज यानी शीघ्र लिपिक होना चाहिए, यानी शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना चाहिए कि बड़ी बात को किस रूप में लिखा जाए। थोड़ा देखिए, जो प्रिंट मीडिया का रिपोर्टर होता है, प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर को शॉर्ट हैंड होना चाहिए, शॉर्ट हैंड होना चाहिए यानी कि शीघ्र लिपिक, यानी बड़ी बात को वह किस रूप में लिखे, तेजी के साथ लिखने वाला, क्योंकि फिर वह अपनी भाषा जो संवाददाता को ले जाकर के देगा उसी के अनुसार तो वह घटना को लिखेगा। अब यहाँ क्या है कि ये शॉर्ट हैंड का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन जैसे मान लीजिए हो सकता है कि कई बार नहीं भी होता है, कई रिपोर्टर ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं है कि उसे शॉर्ट हैंड का ज्ञान हो भी, तो दोनों ही बातें हैं, शॉर्ट हैंड होना भी चाहिए तो नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो वाक्य होते हैं, जो वाक्यांश होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो तिथियां होती हैं, जो तारीख होती है, जो स्थान होता है, जो समय होता है, जो सिद्धांत होते हैं, वो वाक्य व्यक्ति के मनोभाव जो भी लिखना चाहिए सहज रूप में अंकित कर उसे निष्पक्षता के, यानी कि रिपोर्टर को निष्पक्ष बने रहकर कार्य करना चाहिए। रिपोर्टर को निष्पक्ष बने रहकर कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह जिधर ज्यादा पक्ष हो, जिधर ज्यादा मजबूती दी गई, जिधर ज्यादा जनमत हो उधर नहीं, अपना निष्पक्ष फैसला किसी भी पक्ष का उसे पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की तरफ अपना पक्ष मजबूत नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा अपन देखते हैं बेटा कि कोई भी जो माध्यम होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कि वो प्रिंट हो, किसी भी माध्यम के लिए साक्षात्कार के दौरान सामने वाले के सम्मान व रक्षा की अभिव्यक्ति का पूरा महत्व देना चाहिए। सही बात। देखिए बेटा क्या होता है, एक रिपोर्टर एक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाता है, लोगों से किसी घटना के बारे में साक्षात्कार करता है, उसकी जानकारी जुटाता है, तो उसे हर प्रकार के व्यक्ति से बात करने का ध्यान होना चाहिए कि वह किस प्रकार से हर व्यक्ति से बात करे, हर व्यक्ति की भावनाओं को समझे।
बेटा बात यह है कि जो रिपोर्टर होता है वह साक्षात्कार के दौरान अपने ही सम्मान की रक्षा व अभिव्यक्ति को पूरा महत्व देना चाहिए, चाहे वह किसी भी हैसियत का हो। बेटा बात यह है, ऐसा थोड़ी है कि कोई बड़ा अधिकारी है तो उसके साथ पोलाइटली, और कोई एक बेचारा गरीब आदमी है, सामान्य नागरिक है, कोई मजदूर है, उसके साथ खड़ो, नहीं, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति को उसका सम्मान देना चाहिए। गरीब भाई अपने लिए सब सम्मान है, गरीब भी, एक टीचर्स के लिए एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी और एक उच्च वर्ग का व्यक्ति भी, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति, यानी सारे समान है। एक पिता के लिए एक सारे बेटी बेटे समान हैं। तो एक जो रिपोर्टर होता है उसके लिए सभी जो लोग होते हैं, पूरा जो जनमत होता है वो समान होता है। तो यानी सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा, उसके व्यक्तित्व, उसकी शिक्षा, उसकी गरीबी के कारण किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपन देखें कि कोई भी जो व्यक्ति होता है साक्षात्कार करते समय अपना रवा, अहंकार, घमंड या फिर किसी व्यक्ति से उपेक्षित या फिर किसी व्यक्ति पर अपनी बात को जबरदस्ती थोपने की, या फिर ऐसा नहीं कि मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी जवाब दे, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। या फिर अपनी बात में कटुता, कठोरता, कड़वाहटता नहीं होनी चाहिए। सुस्ती से परहेज करना चाहिए। पत्रकारों ने सामने वाले व्यक्ति के दुर्गुणों को सहन करने की शक्ति। भाई देखिए अपन बेटा सभी क्लास में, मान लीजिए कोई पत्रिका का बहस करे, कोई भी एक जो समाचार पत्र है उसका रिपोर्टर अपनी क्लास में आ गया, समझ, और आकर के अपने से बात करेगा। अपन प्रारंभ में 2-3 बातों का नेगेटिव जवाब दे देंगे तो क्या अपने ऊपर गुस्सा हो जाएगा? वो नहीं, गुस्सा नहीं होगा। उसको अपनी हर बात को ध्यान से सुनना होगा। हर बात, कोई भी बात अपन बुरी कहेंगे उसको भी सुनेंगे, यानी अपने दुर्गुण, यानी साक्षात्कारकर्ता जो होता है साक्षात्कार दाता के दुर्गुणों को सहन करने की क्षमता वह रखता है। तो बेटा ये हुआ साक्षात्कार का इतिहास और साक्षात्कारकर्ता के गुण, जिसमें प्रिंट मीडिया का अलग से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग से है, दोनों का समान रूप से भी आपने अलग से पढ़ा है। ये तो हुआ अपना साक्षात्कार का टॉपिक। आज साक्षात्कार का टॉपिक अपना पूरा हो गया है। अभी बेटा लॉकडाउन यानी अपनी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार के निर्देश आ रहे हैं, रोज आप अखबारों में भी पढ़ते हैं, आज भी अखबार में आया है कि 21 सितंबर से 9 से 12 के बच्चे विद्यालय जा सकते हैं, बशर्ते अपने अभिभावकों से अनुमति लें। तो ये जाहिर सी बात है कि अपनी क्लासें अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली हैं। बेटा पूरी तैयारी रखो। अब की बार इस जंग को अपने हौसले के साथ जीतना है, सूझबूझ के साथ में जीतना है। और हाँ ध्यान रखना बेटा, कल से आप सृजना बुक्स लेकर के सामने बैठोगे। उसमें पहला पाठ जो भी है किसका है, शायद अपन पद्य भाग पहले पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा, जो फिर बाद में मान लीजिए समय बच जाएगा तो रिवीजन देख लेंगे। तो शायद या तो कबीरदास जी का या सूरदास जी का, इनमें से ही है। मेरे हिसाब से ज़्यादा मानता हूँ कि कबीर का होना चाहिए पहला पाठ, जो कबीर जी का है, हाँ कबीर जी वाला ही है, कबीर जी का है, दादू दयाल का है, एक और है, यानी संत वाणियाँ हैं, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कल सृजना बुक लेकर के आप सामने बैठोगे, उसमें पहले अपन कवि परिचय पढ़ेंगे। 4 नंबर का आता है कवि परिचय, 4 नंबर का आता है बेटा जी। तो पहले अपन कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में उनकी जो कविताएं वगैरह, दोहे हैं, जो पद हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।